और सबसे पहले बात निकाय में डब्बा गोल कर्नाटक में हल्ला बोल की कर लेते हैं। जहां बीजेपी निकाय की हर सीट पर भगवा लहराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं बीएसपी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यूपी का मैदान छोड़कर कर्नाटक पहुंच गए हैं, और वो भी उस समय जब अली और बजरंग बली का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। दरअसल अखिलेश यादव 3 दिन के कर्नाटक के दौरे पर हैं, तो मायावती भी कर्नाटक चुनाव में प्रचार करती हुई नजर आई। कर्नाटक चुनाव में समाजवादी पार्टी के 17 उम्मीदवार हैं, तो मायावती ने बीएसपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की है। अखिलेश यादव जहां यूपी में निकाय के लिए सिर्फ 4 जनसभा ही कर पाए, तो वहीं पर मायावती निकाय के मैदान से दूर ही रही। लेकिन अखिलेश यादव और मायावती कर्नाटक में नई जमीन तलाशने के लिए एक ही दिन जनसभा करते हुए नजर आए। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर कर्नाटक में क्यों मायावती और अखिलेश किस्मत आजमा रहे हैं। कि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? कभी बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घरों में जाकर सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोती हैं, कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहती हैं, कभी बिच्छू कहते हैं, कभी गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, कभी जहरीला सांप कहते हैं, कभी कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी राम भगवान को काल्पनिक बताते हैं, तो कभी बजरंग बली के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती। यानी चुनाव भले ही कर्नाटक का हो, लेकिन मुद्दा अब भी अली और बजरंग बली के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और जब यूपी के 2 दिग्गज नेता यूपी का मैदान छोड़कर कर्नाटक पहुंच गए, तो 24 में सभी सीटों पर कब्जा जमाने की रणनीति से काम कर रही बीजेपी ने विपक्षी खेमे में फिर से सेंधमारी की, जो कि अब अखिलेश और मायावती के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। दरअसल अब तक बीजेपी में 700 से ज्यादा नेताओं की ज्वाइनिंग हो चुकी है। एसपी के 55 और 150 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में बीएसपी के 200 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। तो वहीं देखिए, कांग्रेस के 240 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, और ऐसा ही कुछ हाल आरएलडी के साथ भी हुआ है। ऐसे में क्या अब शिवपाल यादव सेंधमारी का जवाब देने वाले हैं? क्योंकि शिवपाल यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रणनीति को वो समझ चुके हैं और अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनसे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता हमसे मिलने भी आते थे और बीजेपी के बड़े नेताओं से ताल्लुकात रहा है, जिसका फायदा अब समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मायावती और अखिलेश यूपी छोड़ कर्नाटक में जमीन तलाश रहे हैं, तो टीम योगी उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की जमीन पर कब्जा कर रही है। सीएम योगी की गर्जना भले ही कर्नाटक में भी सुनाई दी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के रण में सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार करने वाले वो नेता बन गए हैं, वो भी उस चुनाव में जिससे शहर की सरकार बनती है। आज उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं है। 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया पिछले 6 वर्ष के अंदर, और अब तो हमने बजट में व्यवस्था कर दी है कि दीपावली और होली के अवसर पर एक फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन गरीबों के घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। मुख्यमंत्री योगी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, माफिया मुक्त प्रदेश का दावा कर रहे हैं और माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इसके इतर बीजेपी एक और रणनीति पर काम कर रही है, वो है मानसिक रूप से विपक्ष को कमजोर करना। पिछले 5 दिनों में बीजेपी में 700 से ज्यादा विपक्षी नेता और कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं और ये सेंधमारी एक्सप्रेस अब भी जारी है। आज बीएसपी के पूर्व एमएलए अंकित बीजेपी में शामिल हुए, बीएसपी के नेता गोविंद भाटी बीजेपी में शामिल हुए, एसपी नेता मुकेश राज भटनागर ने भी बीजेपी का दामन थामा, एसपी नेता अनुज यादव ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। इन सब के अलावा कुसुम चाहर, चंद्रभान सिंह, परशुराम सिंह ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे उत्तर प्रदेश में भगवा ब्रिगेड और मजबूत हो गया है।
आज भी उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कई सारे नेताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई है, जिनमें कई सारे बड़े नाम भी शामिल हैं। इनमें गौतम बुद्ध नगर से जो बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं गोविंद भाटी, उनका नाम शामिल है, मायावती के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा मेरठ से विधायक प्रत्याशी रहे हैं बसपा के अंकित शर्मा, उनका नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अलग अलग दल के नेता हैं, समाजवादी लोहिया वाहिनी के नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, जिन्होंने आज भाजपा में पार्टी का दामन थामा है। बीजेपी के मजबूत होते कुनबे से अब विपक्ष में खलबली मच गई है। भले अखिलेश यादव को जोड़ तोड़ से फर्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन इसकी कीमत शिवपाल यादव को जरूर पता है। तभी तो उन्होंने भी बीजेपी की सेंधमारी पर नया दांव चल दिया और दावा किया कि उनके संपर्क में भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जिनसे उनके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों में आप भरोसा रखते हुए पार्टी में आज परिवार की तरह शामिल हुए हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भरोसा दिलाता हूं पार्टी हमेशा आपके सम्मान के लिए, आप जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। मैंने भी समझ लिया है भारतीय जनता पार्टी और हमसे तो छोटे नेता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बड़े नेता तक हमारे संपर्क में रहा। पार्टी में नहीं, संपर्क में रहे। मैं तुम कहो पार्टी में नहीं थे, संपर्क में रहे। हमसे मिलने आते थे, छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता। जिस तरह बीजेपी अखिलेश और मायावती से नाराज नेता और कार्यकर्ता को अपने पाले में ला रही है, ये उस रणनीति का हिस्सा है जिससे निकाय के रास्ते पर 24 के लक्ष्य 80 में 80 को साधा जा सके। अब तक जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी अपने क्षेत्रों में अच्छी खासी पकड़ है। जो पहले सपा और बसपा के लिए काम करते थे, वही काम अब वो बीजेपी के लिए करेंगे और इसी बात का डर अब शिवपाल यादव को सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निकाय चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है और दूसरे चरण में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। जहां पहले चरण में विकास, कानून व्यवस्था और स्मार्ट सिटी के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे, तो वहीं अब भारत वर्सेस पाकिस्तान और हिंदू बनाम मुसलमान के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। यहां तक कि कुछ नेता फर्द करने जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रखे हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे लोकल चुनाव में इंटरनेशनल मुद्दा अब हावी हो गया है। निकाय के रण में वादों की झड़ी है, दावों की फुलझड़ी है और जाति धर्म के नाम पर वोट कब जाने की घड़ी है। कुछ नेता जब चुनावी जनसभा में बयान देते हैं तो पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं और निकाय चुनाव में आपको तय करना है कि घंटा शिव चौक पर बजेगा या मस्जिद में अल्लाहू अकबर होगी। आप लोगों को तय करना कि अपनी दुकान के बाहर मुंह ठेली लगानी या लोगों का संसाधन करना। ज्यादा तारीख में आपको लोग तय करना कि घंटा सीटों पर बजेगा या भूखवाली मस्जिद पर लोगों पर होगी। और कुछ नहीं करना, फिर आपको यही यकीन है जैसा आपने हम सबको चुनाव लड़ाया, 22 जुम्मान को चुनाव लड़ा था, 5 साल आराम से रहता अपने घर में आराम से चलिए, बाकी सब लोग देख रहे हैं। निकाय चुनाव में भले ही बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में दमखम आजमाते हों, विकास के नाम पर वोट मांगते हों, लेकिन जब ग्राउंड जीरो की बात आती है तो कुछ छुटभैया नेता निकाय को भी पाकिस्तान का चुनाव बता देते हैं। वैसे अमित राणा एक मात्र नेता नहीं है जिन्होंने शहर की सरकार को भारत बनाम पाकिस्तान का चुनाव बताया, बल्कि बाराबंकी के विधायक एक कदम आगे बढ़कर इस चुनाव को हिंदू बनाम कसाई का बता दिए। हमेशा हिंदुओं की आस्था को क्षुण्ण करने वाला कसाई हमारे आपके समीप चुनाव लड़ रहा है। तो इस चुनाव में वो हिंदू बना
नाम कसाई का चुनाव है, कसाई का हैदरगढ़ में कब्जा नहीं होना चाहिए। मैं आपको खुले मन से ये निवेदन करता हूँ, ये हाथ जोड़कर। बीजेपी विधायक दिनेश रावत हैदरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे थे और जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो चुनावी समर में हिंदू मुसलमान का जहर घोल दिया। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान का मुद्दा गर्म हो रहा था तो दूसरी तरफ बात वध करने तक पहुंच गई। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बीजेपी से निष्कासित प्रत्याशी के पति के खिलाफ विवादित बयान दे दिया, जिस पर पलटवार भी हुआ। भगवान बजरंगबली नहीं होता, हर गदाधारी बजरंग को भगवान बजरंगबली नहीं होता, हर गदाधारी सुग्रीव नहीं होता, कुछ गदाधारी बाली जैसे अनैतिक अनाचारी भी होते हैं, कुछ गदाधारी भीम नहीं होते, सब भीम नहीं होते, कुछ दुर्योधन होते हैं। तो याद रखिएगा, इस समय जो गदा लेके घूम रहा है वो बाली है और उसका वध करना है। मेरे वध करने के पहले उनका वध हुआ जा रहा है और वो 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि वध किसका होता है। तुम्हारे जैसे दलालों का वध होना चाहिए, मेरे जैसे समाज सेवियों का वध नहीं होना चाहिए। तुम दलाल थे, दलाल हो, दलाल रहोगे। देखिए, मैं पुनः बता दूं कि अगर ऐसे घोटालों का आरोप लग रहा है तो ऐसे 100 घोटाले लूंगा जो जनहित में मुझे अच्छा लगेगा। कंबल बंटवाना, लोगों के लिए काम करना, रोड़े बनवा देना, अगर जनहित में मुझे अच्छा लगेगा तो ऐसी 100 अनियमितताएं करने के लिए अगली बार पुनः तैयार रहूंगा। निकाय के पहले चरण में भले ही विकास, कानून व्यवस्था, दंगा मुक्त प्रदेश और स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर चुनाव प्रचार हुआ हो, लेकिन दूसरे चरण में एंट्री के साथ ही अब इस लोकल चुनाव में मुद्दा इंटरनेशनल हो गया है। भारत बनाम पाक है तो दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी यूपी का खूंखार गैंगस्टर, 18 हत्याएं करने वाला दुर्दान दुजाना का आतंक आज उसके साथ ही खाक हो गया। कल एसटीएफ ने दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके बाद आज मेरठ में पीएम के बाद ग्रेटर नोएडा में उसके गांव में भारी फोर्स के बीच दुजाना का अंतिम संस्कार हुआ। देखिए, आपको दिखाते हैं कैसे सालों का आतंक दुजाना मिट्टी में मिल गया है। 64 से अधिक अपराध, 18 से अधिक हत्याएं। ये वही माफिया है जो पश्चिम का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था। जिस गांव से गैंगस्टर दुजाना जराइम की दुनिया की ओर निकला था, उसी गांव में सालों बाद उसकी लाश लौटी। गैंगस्टर का गेम ओवर हुआ तो गैंग में खलबली मच गई। पश्चिम का डॉन बेजान जब गांव पहुंचा तो लाश को कंधा देने वाले भी नहीं थे। कोई था तो बस तमाशा देखने वालों की भीड़। पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का अंतिम संस्कार दुजाना के शमशान घाट में कर दिया गया है। करीब 1:30 बजे यहां पर शव पहुंचा था। उसके बाद उसके पैतृक गांव में जो उसका घर है वहां पर रीति रिवाजों के बाद शमशान घाट शव ले जाया गया और जहां अंतिम संस्कार किया गया है। इस दौरान हजारों की संख्या में गांव के रहने वाले लोग पहुंचे और ये भी सूत्र बताते हैं कि उसकी पत्नी और जो बच्ची है 2 साल की, वो भी पहुंची थी। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम कर रखे थे। भारी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय था, साथ ही पीएसी बल भी तैनात था। दर्जनों मामलों में वांटेड गैंगस्टर अनिल दुजाना को गुरुवार को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था, जिसका आज सुबह मेरठ में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पता चला कि दुजाना को 2 गोलियां लगी थी। पहली गोली सिर में और दूसरी गोली सीने में लगी थी। हालांकि मुठभेड़ के दौरान 10 मिनट में करीब 15 से 20 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें दुजाना मारा गया था। वो भी टीवी द्वारा। अच्छा, टीवी के द्वारा पता चला? हाँ। अरे कितना सही मांगते हैं? सही के जो सरेंडर करने के लिए जाए तो कोर्ट में वही एप्लीकेशन देकर निकला। हाँ, पर ऐसे पता चली कि वहाँ कोर्ट में गया थे वकील द्वारा और वहीं से ये सारी कहानी रची गई। मेरठ लाए, मारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको क्या जानकारी मिली? टीवी द्वारा हमको मालूम हुआ, टीवी द्वारा। अनिल दुजाना की मौत के बाद गांव में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, लिहाजा दुजाना गांव में भारी पुलिस के साथ पीएससी की भी तैनाती कर दी गई, ताकि किसी भी तरह की अराजकता ना होने पाए। 21 साल पहले जराइम की दुनिया में उसने कदम रखा था। 2002 में पहला मुकदमा
कविनगर थाने में दर्ज हुआ था साल 2002 में। उसके बाद उसने पलट के पीछे नहीं देखा। इसके चलते 65 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें 18 मुकदमे हत्याओं के दर से। और अब ये जो जराइम की दुनिया में उसने कदम रखा था वो सुपुर्द खाक हो गया। कई दशक का आतंक आज अनिल दुजाना के साथ खाक हो गया। माफिया को एसटीएफ ने मिट्टी में मिला दिया, जिसके बाद उसके गांव में अंतिम संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज रात 8:44 पर शुरू हो चुका है, जो देर रात 1:01 तक रहेगा। भारत के लिए यह उपछाया चंद्र ग्रहण रहेगा। ज्योतिष की माने तो 130 साल बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है कि बुध पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगा है। इसके पहले 20 अप्रैल को भी साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है। ऐसे में कुछ ही दिनों के अंदर अब चंद्र ग्रहण भी शुरू हो चुका है। और इस ग्रहण का आप पर असर क्या होगा, ग्रहण के दौरान क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तो चंद्र ग्रहण में क्या न करें, सबसे पहले बात इसकी कर लेते हैं। रिपोर्ट देखने से पहले कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, ऐसी मानना है। भोजन न पकाएं, न ही खाएं, मूर्ति पूजा भी नहीं करनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए। ग्रहण के वक्त सोने से बचना चाहिए। धारदार वस्तु यानी कि चाकू जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए अब हम आपको बताते हैं। भगवान की आराधना करिए, खाने में तुलसी के पत्ते रखें, ग्रहण के बाद तुरंत स्नान कर लें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें, काला तिल, काले वस्त्र दान करें, इस तरह की मान्यता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर में उत्तराखंड के लाल रुचिन सिंह रावत समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान जख्मी हो गए। एनकाउंटर सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ, जो कि देर शाम तक चलता रहा। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हुई और इसी दौरान आतंकवादियों के ब्लास्ट में 5 जवान शहीद हो गए। वहीं जानकारी यह भी है कि सेना ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया। ये वही आतंकवादी बताए जा रहे हैं जो पुंछ में सेना के ट्रक पर अटैक जिन्होंने किया था। फिलहाल जवानों की ओर से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जवानों की शहादत हुई है आज। एनकाउंटर आतंकवादियों से हुआ था। इसी दौरान बताया जा रहा है कि जब गोलीबारी चल रही तो आतंकियों की ओर से बम धमाका किया गया और उस धमाके की चपेट में आकर 5 जवानों की शहादत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि हमारे जवानों ने कई आतंकवादियों को मार गिराया। ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने पुंछ में सेना के ट्रक पर अटैक किया था और उस वक्त भी कई सैनिक शहीद हुए थे।